नाम का एक आदमी रहता था। अनवार की बीवी जवानी में ही अनवार को छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गई थी। उसकी 6 साल की इकलौती बेटी थी। अनवार बीवी के गम में रोने लगा और रोते हुए कहने लगा, ये बिना मां के कैसे पलेगी मेरे मौला, ये मुझ गरीब का कैसा इम्तिहान है। मैं अपनी बेटी को संभालूं या मेहनत मजदूरी करूं। इतने में अनवार को रिश्तेदारों ने तसल्ली दी। अनवार ने अपनी बहन से कहा, बहन, मैं अपनी इस बेटी को तुम्हें सौंपता हूं। ये बिन मां की लड़की है और कोई एतमाद के काबिल भी नहीं है। लेकिन उसकी बहन ने उसको लेने से इनकार कर दिया और कहने लगी, भाई मुझे तो ये डर है, पता नहीं बड़ी होकर ये क्या क्या गुल खिलाएगी, इसको को खुद ही रखो। बहन की बेरुखी भरी बातों ने अनवार के दिल में ऐसा तीर चुभाया कि वो बेटी को लेकर चुपचाप उस अपने सुनसान घर में वापस लौट आया। उस बच्ची का नाम नूर महल था। फिर नूर महल को उसकी नानी के हवाले कर दिया और खुद उस घर में अकेला रहने लगा। अनवार जब शाम को थका मांदा घर आता तो उस अकेलेपन की आग में अंदर से घुलता जाता था। उसी तन्हाई और गम ने उसे नशे में डुबो दिया। जब वो नशे में चारपाई पर लेटता तो हर रात एक ही ख्याल उसके दिल में आता कि अगर ये लड़की पैदा ना होती तो मैं किसी के साथ नया घर बसा चुका होता। वाकई ये लड़की मेरे लिए बोझ है। बहन की बात बिल्कुल सही थी, इसी ने मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया। और फिर वो दिन ब दिन काम से जी चुराने वाला निकम्मा और खुद गर्ज होता चला गया। जब नूर महल 13 साल की हो गई तो किस्मत ने एक और वार किया। उसकी नानी का इंतकाल हो गया और मजबूरी में वो वापस उसी बाप के पास आ गई जिसके सीने में बेटी के लिए कोई कोना नहीं बचा था। अब नूर महल को उसके साथ रहते हुए 1 साल गुजर चुका था। उसकी उम्र अब 14 बरस को छू रही थी। मगर इन पूरे बरसों में उसने कभी बाप की आंखों में न मोहब्बत देखी न फिक्र, सिर्फ बेरुखी और नफरत की सियाही ही देखी। एक रोज नूर महल ने बहुत सादगी से बाप के पास बैठकर पूछा, बाबा आप मुझसे इस कदर नाराज क्यों रहते हैं? मगर अनवार ने चेहरा फेर लिया और चुप रहा। दिल न जाने किस तारीक अंधेरे में भटकता जा रहा था। अब वो शख्स पूरी तरह से निकम्मा बन चुका था। रोजगार, मेहनत, सब कुछ तर्क कर चुका था। नूर महल हर रोज बड़ी मासूमियत से कहा करती, बाबा अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम 2 वक्त की रोटी कैसे पाएंगे? मगर वो नशे में ग्रक पड़ा रहता, जैसे जिंदगी से कोई सरोकार बाकी न रहा हो। एक दिन नूर महल का चेहरा गर्मी से तप रहा था। आंखों में अजीब सी जलन थी और चलना तक मुश्किल हो रहा था। कांपते कदमों से वो अपने बाप के पास आई और धीमे लहजे में बोली, बाबा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। अनवार ने जब अपनी बेटी की तरफ निगाह की तो उसके रवैये में एक बदलाहट सी आ गई। वो देर तक नूर महल को सर से पांव तक घूरता रहा, जैसे दिल पर किसी शैतान ने दस्तक दे दी हो। और फिर बुझी हुई आवाज में बोला, बेटी मैं तेरे लिए दवा लाता हूं। यह कहकर वो जल्दबाजी में उस सरकारी अस्पताल की तरफ निकल गया, वही इदारा जहां कभी वो सफाई का काम किया करता था। कुछ ही देर में वो वापस आया, हाथ में वही पुराना सुई वाला इंजेक्शन था। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। अनवार ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक पुरानी रूह सामने खड़ी थी। उसका बचपन का दोस्त शौकत मियां, उम्र करीब 55 बरस, लंबा कद, चौड़ा सीना और चेहरे पर पुरानी दोस्ती की चमक। दोनों गले मिले, जैसे बरसों बाद कोई जान पहचान की रूह मिल रही हो। अनवार बोला, अंदर आओ भाई, बैठो, मैं नूर महल को आवाज देता हूं। खाना तैयार है। कुछ ही देर में कमरे का दरवाजा खुला। नूर महल हाथ में खाना लेकर दाखिल हुई। माथे पर पसीने की हल्की सी बूंद थी, चाल में एक अजीब सी सादगी और मजबूरी की चमक। मगर शौकत मियां की निगाहें थाली पर नहीं, नूर महल पर जम चुकी थी। आंखें चौड़ी हो गई और लब खामोश रह गए, जैसे बरसों की प्यास किसी दरिया के सामने खड़ी हो गई हो। अनवार ने शौकत की आंखों को गौर से देखा और बात घुमाकर बोला, भाई खाना ठंडा हो जाएगा, खाओ भी। शौकत मियां ने थाली तो पकड़ ली, मगर उसका दिल किसी और गिरफ्त में उलझ चुका था। नूर महल अब 19 बरस की हो चुकी थी और उसके मासूम चेहरे के पीछे मजबूरी की जो परतें थी वो किसी भी नजर को झकझोर सकती थी। मगर शौकत की निगाहें सिर्फ उसके जिस्म पर अटकी हुई थी, जैसे उसने कोई परी देख ली हो। खाने के बाद शौकत मियां ने धीमे लहजे में कहा, अनवार भाई आज की रात मैं यहीं ठहरूंगा, कुछ नींद का मूड बन रहा है।
अनवार उसकी नीयत पढ़ चुका था। हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, आज तो माफ कर दो यार, मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। मेरी बेटी अकेली घर में रहे तो अच्छा नहीं लगेगा। अगली बार आओगे तो पूरा इंतजाम रहेगा। शौकत मियां का चेहरा उतर गया, मगर वो खामोशी से उठकर बाहर निकल गया। अनवार उसे खुद बाहर तक छोड़ने गया। वापसी पर अनवार के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कोई फैसला ले चुका हो। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो देखा नूर महल बिस्तर पर पड़ी थी। माथे पर फिर से बुखार की गर्मी थी और लब सूखे हुए। नूर महल ने टूटी हुई आवाज में कहा, बाबा, क्या मेरी दवा लाए हो? अनवार ने मुस्कुराकर जेब से वही सुई निकाली और कहा, बेटा देख, तेरी सबसे खास दवा लेकर आया हूं, बस इसे लगवा लो, सुबह तक बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगी। वो बिस्तर के पास बैठा, उसका हाथ नरमी से थामा, आस्तीन ऊपर की और वही फिर से सुई लगा दी। नूर महल कुछ देर आंखें खोले बैठी रही, फिर उसका सिर पीछे झुक गया और वो खामोशी से लेट गई। बाहर हवाएं चल रही थी, अंदर एक अजीब सन्नाटा था और अनवार की चाल अब कमरे की तरफ और भी तेज हो रही थी। उसने जब एक नजर नूर महल के जिस्म पर डाली तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दौड़ गई। लबों को दबाते हुए वो सोचने लगा, शौकत मियां जो कुछ कह रहे थे वो बिल्कुल सच्चा था। मैं जो बरसों से कर रहा हूं, अब उसका मीठा फल मिलने वाला है। उसने जेब में हाथ डाला और बड़े इत्मीनान से वही सुई निकाली जो थोड़ी ही देर पहले नूर महल को दी गई थी। उसे देखकर वो आप ही मुस्कुराने लगा, क्योंकि वह कोई आम सुई न थी, बल्कि एक ऐसा राज थी जो अस्पताल की दुनिया में छुपा हुआ था। ऐसी सुई जिसमें वो असर था कि बूढ़ी से बूढ़ी औरत भी जवानी और चाहत से भर जाए। अनवार ने ये सब उस सरकारी अस्पताल में सीखा था, जहां बरसों तक उसने सफाई का काम किया था, जहां डॉक्टर औरतों को तस्वुर से भी आगे की हद तक बदल देते थे। ये सब वो अपनी आंखों से देख चुका था। कुछ अरसे पहले से उसने ये सुई नूर महल पर आजमाना शुरू कर दी थी। हर हफ्ते वो उसे कोई ऐसी चीज खिला देता जिससे हल्का बुखार आ जाए, और फिर इलाज के बहाने वही सुई लगाता और कहता, बेटी तुम जल्द ठीक हो जाओगी। मगर उसका मकसद कुछ और ही था। वो चाहता था कि जब नूर महल 20 बरस की हो तो खुद उसके कदमों में आकर कहे, अब्बू मुझे अपनी गोद में सुला लो। नूर महल दिन ब दिन बदलती जा रही थी। उसके चेहरे का नूर, उसकी चाल की रवानी, सब में कुछ ऐसा निखार आ रहा था जो उसे खुद भी अजीब लगता था। सुबह जब नूर महल जागी तो बदन में हल्की सी अकड़न थी, मगर फिर भी उसने धीरे धीरे रसोई का काम शुरू कर दिया। तभी बाहर से पड़ोसन की आवाज आई, अरे नूर बेटी, जरा सी शक्कर दे देना, आज राशन खत्म हो गया है, शाम तक लौटा दूंगी। नूर ने बगैर कुछ कहे शक्कर निकाली और कटोरी में भरने लगी, मगर पड़ोसन की निगाहें उस पर अटक गई, जैसे कोई बूढ़ा तांत्रिक किसी मूरत को घूर रहा हो। उसने आंखें तरेरते हुए कहा, बेटी तू तो रोज बरोज निखरती जा रही है। एक मेरी लड़की है, तेरी हम उम्र है, मगर वो तो अभी तेरे सामने बच्ची लगती है। क्या खाती है तू? तेरा बाप तो कुछ ठीक से खिलाता भी नहीं। नूर महल ने नर्म लहजे में जवाब दिया, नहीं तो खाला, हमें तो बस आप ही पाल रही है, मुझे भी और मेरे बाबा को भी। उसने ना इधर देखा ना उधर, बस कटोरी हाथ में थमाई और निगाहें झुकाकर रसोई की तरफ लौट गई। काम अधूरा छोड़कर वो इधर उधर टहलती रही। घर में कुछ बचा नहीं था, ना पैसा ना राशन। वो धीमे कदमों से अनवार के कमरे तक पहुंची और उसका कंधा हल्के से हिलाया। अनवार इस तरह हड़बड़ा कर उठा जैसे कोई बुरा ख्वाब देख रहा हो। क्या हुआ सुबह सुबह? क्यों उठा रही हो? कितनी बार कहा है, जब मैं नींद में हूं मुझे मत छेड़ा करो। तुम भी अपनी मां जैसी हो, उसे भी यही आदत थी। वो गुस्से से बड़बड़ाता रहा और उधर नूर महल की आंखों में बेबसी और दर्द भरता जा रहा था। इस बार नूर महल ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, अब्बू मैं साफ साफ कह रही हूं, अगर आप इसी तरह घर में पड़े सोए रहेंगे तो हम दोनों को भूखा ही मरना पड़ेगा। 1 महीना हो गया आपने कोई काम नहीं किया। सुबह सवेरे उठिए, कहीं भी जाइए, छोटा मोटा काम कीजिए, मजदूरी कीजिए, चौकीदारी कीजिए, मगर कुछ तो कीजिए
जिससे हमारी रसोई में चूल्हा जले। आप तो ऐसे लेटे रहते हैं जैसे दुनिया की सारी थकन बस आपके कंधों पर लदी हो। अब्बू, आप वही इंसान हो ना जिसने कभी मेरी अम्मी से कहा था, मैं अपनी बेटी को रानी बनाकर रखूंगा। ये जुमला कभी अनवार की जुबान पर हुआ करता था, मगर अब वही बेटी 2 वक्त की रोटी को तरस रही थी। नूर महल की आवाज में अब सख्ती थी। अगर आज इस घर में राशन नहीं आया तो मैं खुद दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके रोजी कमाऊंगी। मगर अब मैं न तेरी नशेबाजी के नीचे दबूंगी और न शौकत मियां जैसे लुच्चों के कर्ज तले। मुझे सब मालूम है, तू हर बार जाकर मुझ पर सौदेबाजी की बातें करता है, मगर अब की बार मैं तुझे तेरे हाल पर छोड़ दूंगी और फिर जो होगा उसके लिए मैं नहीं, तू जिम्मेदार होगा। अनवार वही बैठा रह गया जैसे किसी ने उसके पूरे वजूद का नकाब एक ही झटके में नोच दिया हो। नूर महल अपने कदम पटकती हुई अंदर चली गई। उसने तंज भरी आवाज में कहा, अगर आप इसी तरह चारपाई पर मुंह ढापे पड़े रहेंगे तो हम कहां से खाएंगे? 1 महीना हो गया आपने किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया। सुबह सवेरे उठिए और निकल जाइए, कोई ना कोई काम जरूर मिलेगा। मगर आप तो ऐसे हैं जैसे दुनिया का सारा गम बस आप पर ही डालकर खुदा ने बाकी सबको बरी कर दिया हो। अनवार ने आंखें फाड़कर बेटी की तरफ देखा और बड़बड़ाया, मुझसे नहीं होता ये मजदूरी जदूरी का झंझट। मैं तो अपना कारोबार करूंगा। सारा दिन जान तोड़ो और शाम को 500 थमाते हैं जैसे भीख दे रहे हों। उससे पेट नहीं भरता। सारी जिंदगी मेरी और तेरी मां की भी इसी बात पर तकरार रही। थोड़ी देर बाद अनवार घर से निकल पड़ा। उसका इरादा अपने पुराने दोस्त शौकत मियां की हवेली की तरफ ही था। जैसे ही वो वहां पहुंचा, देखा मोहल्ले के तमाम नशेबाज और हरामखोर वही जमा है। गंदे लतीफों पर हंसी गूंज रही थी। शौकत मियां दरमियान में इस तरह बैठे थे जैसे किसी ख्याली दरबार के नवाब हों। अनवार भी जाकर वही बैठ गया, क्योंकि वो भी उसी रंग का हिस्सा बन चुका था। नशा और कामचोरी अब उसका दस्तूर बन चुका था। अनवार के जहन में ये चल रहा था, आज तो शौकत मियां से मोटा उधार ले लूंगा ताकि पूरे महीने का राशन आ जाए और मुझे कोई मेहनत ना करनी पड़े। उसने जेब में हाथ डाला, मगर जेब तो पहले ही खाली थी। सामने बैठे शौकत मियां ने उसे देखा तो जोर का ठहाका लगाकर बोले, आओ आओ अनवार मियां, अब क्या लेने आए हो? अनवार ने बुझे लहजे में कहा, मियां अब तो घर में खाने तक को कुछ नहीं बचा, कुछ पैसे और कर्ज दे दो। शौकत ने तीखी नजर डाली और कहा, मुझ पर 1 लाख से ज्यादा तेरा कर्ज चढ़ चुका है, अब मुझे अपनी रकम वापस चाहिए। मगर हकीकत यह थी कि जिसकी बीवी या जवान बेटी जरा भी दिलकश होती, शौकत मियां किसी न किसी बहाने उसे अपने जाल में खींच ही लेते। नूर महल पर उनकी नजर बहुत अरसे से थी, इसलिए वो अनवार को कर्ज के बोझ में दबाते जा रहे थे। उन्हें मालूम था अनवार ये रकम कभी अदा नहीं कर सकेगा। अनवार गिड़गिड़ाता रहा, मियां हालात बेहद खराब है, मैं उम्मीद लेकर आया हूं। घर में खाना नहीं है, बेटी भूखी है। मगर शौकत मियां ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे आज ही मेरा पैसा चाहिए। अनवार सिर झुकाए बैठा रहा, जबकि शौकत मियां ऊंची आवाज में बोलते जा रहे थे, जब तक 1-1 रुपया नहीं लौटाओगे यहां से हिल भी नहीं सकते। अनवार अब साफ समझ चुका था कि शौकत दरअसल क्या चाहता है, और आखिर वही हुआ जिसका डर बरसों से था। शौकत मियां ने कहा, अगर पैसे नहीं है तो अपनी बेटी नूर महल को 2 दिन के लिए हवेली भेज दो, वो मेरे घर का काम कर देगी और मैं 2 दिन में सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अनवार सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन कहा, चलो 2 दिन ही की तो बात है। मगर वो जानता था नूर इतनी आसानी से हवेली नहीं जाने वाली, और उधर शौकत मियां किसी भी कीमत पर नूर महल को हासिल करना चाहते थे। ये उनका पुराना तरीका था। वो एक बड़ा अमीर जमींदार था और वहां बैठे हर दूसरे शख्स की बीवी को वो किसी न किसी बहाने से कभी न कभी अपने पास रख चुका था। अब उसकी नजरें नूर महल पर जमी थी और मंसूबा तैयार, या तो पैसे दे दो वरना बेटी को हवेली भेजो। शौकत मियां के इन अल्फाज पर वहां मौजूद तमाम नशेबाज जोर जोर से हंस पड़े। अनवार ने शर्म और मजबूरी के साए में सिर हिला दिया। कुछ ही देर बाद शौकत मियां खुद अनवार के घर पहुंचे।
दरवाजा खटखटाया। जैसे ही नूर महल बाहर आई, शौकत मियां ने झपट कर उसका बाजू पकड़ लिया। अनवार ने, जो पहले से सुई तैयार रख चुका था, उसे झट से नूर महल को लगा दिया। कुछ ही लम्हों में नूर बेशुद्ध हो गई। बाहर एक सियाह गाड़ी पहले से मौजूद थी। दोनों ने मिलकर नूर को पिछली सीट पर लिटाया और रवाना होने लगे। अनवार के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल चुकी थी, जैसे बरसों पुराना कोई सौदा अब जाकर मुकम्मल होने जा रहा हो। वो शौकत मियां की तरफ देखकर बोला, इतनी आसानी से नहीं जमींदार साहब, ये मेरी बरसों की मेहनत है, सिर्फ 1 लाख के बदले नहीं जाने दूंगा। शौकत मियां ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा, फिर कितना चाहिए? अनवार ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, माल देखकर उसके मुताबिक दे देना। शौकत मियां ने जेब से 1 लाख का चेक निकाला और अनवार के हाथ में थमा दिया। फिर वो नूर महल को लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। जब नूर की आंख खुली तो उसने खुद को एक आलीशान कमरे में पाया, जिसकी सजावट किसी सुल्तान के महल से कम न थी। वो घबरा कर उठ बैठी। उसका अपना घर तो मिट्टी का टूटा फूटा झोपड़ा था और ये जगह किसी अजनबी ख्वाब की मानिंद लग रही थी। मगर तभी उसके जहन में एक एक मंजर तैरने लगे। अब्बा का उसे पकड़ना, वो सुई लगाना और फिर बेहोशी। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था, क्या मेरे अब्बा वाकई इतने गिर सकते हैं? क्या मैं वाकई सौदे में दे दी गई हूं? उसकी रूह कांपने लगी। आंखें भर आई, मगर आवाज उसकी हलक में अटक गई। तभी दरवाजा सरकता हुआ खुला और अंदर दाखिल हुआ शौकत मियां। उसे देखते ही नूर की रूह कांप गई। वो तकरीबन 58 साल का मर्द था और नूर सिर्फ 20 बरस की एक नौजवान लड़की। शौकत मियां ने आते ही दरवाजा बंद किया और भूखे शेर की तरह उसकी तरफ बढ़ने लगा। नूर कांपते हुए बोली, मुझे मत छुइए, मुझे मेरे अब्बा के पास वापस जाना है। शौकत हंसता रहा, तुम्हारा बाप खुद तुम्हें मेरे हाथों बेच चुका है, पूरे 2 लाख में। अब अगर कल तक अपने घर जाना है तो आज मुझे राजी खुशी कर दो, वरना फिर यहां से कोई तुम्हें ले नहीं जाएगा। नूर का दिल चाह रहा था जमीन उसे निगल ले। उसका जिस्म कांप रहा था, हर रोम सिहर रहा था। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। शौकत झल्लाकर बोला, अब कौन सिरफिरा आ गया है? दरवाजा खोला तो बाहर मुलाजिम खड़ा था। साहब, नीचे जरा जरूरी काम है, आपको अभी बाहर आना होगा। शौकत मियां ने झुंझलाहट से नूर की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो बच गई। फिर वो कमरे से बाहर निकल गया। अब कमरे में नूर अकेली रह गई। उसका खौफ और गहरा हो गया। तभी खिड़की पर दस्तक हुई। वो चौंक कर मुड़ी तो देखा खिड़की के बाहर कोई साया था। फिर एक जानी पहचानी आवाज आई, नूर बेटा, खिड़की खोलो, मैं हूं, तुम्हारा अब्बा। नूर हैरान रह गई। धीरे से खिड़की खोली। वाकई बाहर अनवार खड़ा था। वो इशारे से उसे खामोश रहने को कह रहा था। नूर की आंखों में शक भी था और डर भी, मगर अब सवाल करने का वक्त नहीं था। जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हें यहां से निकालने आया हूं। अनवार ने उसका हाथ पकड़ा और खिड़की से बाहर निकाल लिया। नूर का जिस्म थरथर कांप रहा था, मगर अब सिर्फ एक बात थी जहन में, किसी भी तरह बस भाग जाना है। बाहर एक छोटी सी टैक्सी खड़ी थी। अनवार ने नूर को उसमें बैठाया। नूर की आंखों में सवाल थे, बाबा, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? क्या वाकई आप मुझे बेच चुके थे? अनवार बोला, नूर, मेरी बात सुनो। शौकत मियां मेरा दोस्त है, मगर मैं गलती से उसके कर्ज में डूब गया। उसने शर्त रखी थी कि मुझे तेरी जरूरत है। मुझे मजबूरी में हां कहना पड़ा, मगर तुझे उसके हवाले करने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही मौका मिला मैं तुझे छुड़ाने चला आया। गाड़ी तेजी से चलती रही और नूर की आंखों से आंसू बेआवाज गिरते रहे। वो सोचती रही, शायद वो अपने बाप के बारे में गलत थी, शायद अब्बा भी उससे मोहब्बत करते हैं। मगर गाड़ी शहर की सरहदों को पार करती गई। अनवार खामोशी से बैठा रहा और नूर के सारे सवाल उसके सीने में ही दफन रह गए। तभी गाड़ी एक सुनसान जगह पर आकर रुक गई। नूर घबरा गई और कांपती आवाज में पूछ बैठी, ये कौन सी जगह है बाबा? मगर अनवार अब भी खामोश। उसने खिड़की खोली, बाहर उतरा, फिर नूर का हाथ थामा और उसे भी नीचे उतार लिया। नूर ने सामने नजर डाली
तो उसके होश उड़ गए। सामने एक बहुत बड़ी हवेली थी और चारों तरफ वीरान जंगल ही जंगल। उस पूरे इलाके में हवेली के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। नूर महल के पांवों के नीचे से जमीन सरक गई। उसने कांपते हुए कहा, अब्बा चलिए यहां से। मगर अनवार ने एक ठंडी बेनूर नजर उस पर डाली और आगे बढ़कर उसका बाजू कसकर पकड़ लिया। यहां से वापस क्यों जाऊं? उसकी आवाज में कोई नरमी नहीं थी। सालों से जो तेरे ऊपर वक्त और माल खर्च किया है, अब उसे वसूल करने का वक्त आ गया है। चल अंदर। वो नूर को खींचते हुए हवेली के अंदर ले गया। नूर की आंखों में आंसू थे। वो सोच रही थी, क्या ये सब एक सोची समझी चाल थी? क्या अनवार ने जानबूझकर पहले शौकत मियां के हाथों सौदा किया, अब किसी और के सामने पेश कर रहा है? उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर अनवार की आंखों में अब कोई रहम बाकी नहीं था। वो उसे एक बड़े कमरे में ले गया, जहां सामने जमींदार फिरोज खान बैठा था। जैसे ही उसकी नजर नूर महल पर पड़ी, उसकी आंखों में अजीब सी चमक दौड़ गई। अनवार बेझिझक नूर को उसके सामने छोड़कर खड़ा हो गया। जमींदार ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह क्या लाया हो अनवार मियां, ऐसा हीरा कहां से मिल गया तुम्हें? फिर उसने नूर के गाल पर हाथ फेरा, जिससे वो सिहर उठी। अनवार ने मुस्कुराते हुए कहा, माल कैसा लगा जमींदार साहब? लगता तो यूं है जैसे अब तक किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। अनवार बोला, मैंने इसे दिन रात पाला है, ये मेरी मेहनत का नतीजा है। अब यह आपकी हवेली की रौनक बनेगी। बस अब मुझे मेरा माल दे दीजिए। जमींदार फिरोज खान बोला, ऐसे माल के लिए तो मैं इनाम भी दूंगा। नूर महल उठी और बाहर की ओर भागने लगी, मगर चारों तरफ मौजूद आदमियों ने उसे फिर से पकड़ लिया और जमींदार के कदमों में डाल दिया। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, अपने बाप से कह रही थी, अब्बा मुझे यहां मत छोड़ो। मगर अनवार की आंखों में अब सिर्फ रुपयों की चमक थी। वो बोला, ये 20 साल की लड़की अब तक कुंवारी है। जमींदार बोला, तो फिर ये मेरी हवेली की शान बन जाएगी। अनवार हंसा और बोला, लोग समझते हैं ये मेरी असली बेटी है, मगर जब इसकी मां मरी, ये सिर्फ 8 महीने की थी, मेरी बीवी की नहीं थी। मेरी बीवी ने तो बस इसे पाला था। 6 बरस की हुई तो बीवी भी इस दुनिया से चली गई। जब इसकी जुबान खुली, पहली बार मैंने भी सोचा, मगर ये मुझे अब्बा कहती थी और समाज का डर भी था। फिर किसी ने मशवरा दिया, ये लड़की तेरी कमाई का जरिया बन सकती है। मैंने इसे सुई लगवाना शुरू किया, जिससे इसका रंग निखरता गया, और आज देख लो, जो कमाना था कमा लिया। उसने जमींदार से मिली रकम गिनी और मुस्कुराते हुए जेब में रख ली। नूर महल चीखती रही, अब्बा, मगर अनवार हवेली से बाहर चला गया। वो सड़क पर सोचते हुए चला जा रहा था कि एक बस ने तेज रफ्तार में आकर उसे टक्कर मारी और वो वही दम तोड़ गया। उधर हवेली में नूर महल के पास एक औरत आई। उसने नरमी से कहा, अगर जमींदार को नाखुश किया तो हंटर से मारा जाएगा। बेहतर यही है कि उन्हें राजी किया जाए। शाम होते ही कमरे का दरवाजा खोला गया। अंदर एक सादा लिबास पहने 35-40 बरस का शख्स दाखिल हुआ। नाम था सलीम। उसका काम फूलों से कमरे सजाना और तख्ती वगैरह आरास्ता करना था। उसने नजर डाली और नूर महल को आंसुओं में डूबा देखा। उसने पूछा, क्या हुआ? अगर काम नहीं करना चाहती थी तो फिर यहां आई क्यों? नूर महल खामोश रही। सलीम ने थोड़ा रुक कर कहा, क्या जबरदस्ती लाया गया है? बताइए, मुझे बताइए। नूर महल की आंखों से फिर आंसू बहने लगे और फिर वो रोते हुए सारा हाल बयान कर गई। सलीम सुनता रहा। उसके दिल में गम की लहर उठी और आंखों में गुस्से की चमक। मगर वो जानता था, यहां जमींदार फिरोज खान के खिलाफ आवाज उठाना आसान नहीं। लेकिन सलीम ने हिम्मत की। उसने खिड़की से बाहर झांका, जो काफी ऊंचाई पर थी। उसने अपनी लाई हुई रस्सियों को और बिस्तर की चादरें जोड़कर एक लंबी रस्सी बना ली। जल्दी नीचे उतर जाओ, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूं। नूर महल ने दरवाजे की कुंडी लगाई और खामोशी से खिड़की से नीचे उतर आई। सलीम उसे लेकर सीधा एक बड़े पुलिस अफसर के पास पहुंचा। वहां
नूर महल ने अपना सारा दर्द बयान किया। पुलिस अफसर ने फौरन कार्रवाई की। जमींदार फिरोज खान की हवेली को चारों तरफ से घेर लिया गया। सारे नौकर छोड़ दिए गए और फिरोज खान गिरफ्तार कर लिया गया। सलीम अकेला था। उसके पास न कोई रिश्तेदार, न कोई सहारा। उसने नूर महल से कहा, आइए आपको घर छोड़ दूं। नूर ने कहा, मेरा अब कोई घर नहीं, न मां है, न बाप, न भाई, न बहन। सलीम ने सर झुकाकर कहा, मैं भी तन्हा हूं, किराए के मकान में रहता हूं। अगर आपको कोई एतराज न हो तो मेरे साथ चलिए। नूर महल खामोश रही, फिर उसके साथ चल दी। अब दोनों एक छोटे से मकान में रहने लगे। सलीम मेहनत करता, नूर महल खाना बनाती। उनका रिश्ता पाक और साफ। एक रोज नूर महल बीमार हो गई। सलीम ने खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके सर पर ठंडी पट्टियां रखीं, पांव दबाए और जो कुछ था इलाज पर खर्च कर दिया। मगर चूंकि किसी को खबर नहीं थी कि सलीम के घर में कोई औरत रहती है, इसलिए किराया चुकता न होने पर मकान मालिक ने निकाल दिया। सलीम ने बहुत मिन्नतें की, मगर कोई फायदा नहीं। तब नूर महल ने कहा, अगर आप बुरा न माने तो मेरे गांव चलिए, वहां एक पुराना मकान है। दोनों गांव चले गए। कुछ ही दिनों में नूर महल ठीक हो गई। सलीम अब फिर से मजदूरी करने लगा। नूर महल बहुत हसीन थी, इतनी कि पानी पिए तो हलक से चमक उठे। एक रोज दो औरतें आई। उन्होंने कहा, नूर महल, हम तुम्हारी शादी की बात करने आई हैं। मेरा बेटा कंपनी में नौकरी करता है, तुम बहुत खुश रहोगी। दूर खड़ा सलीम सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर मायूसी उतर आई। उसने कपड़े समेटे चुपचाप निकलने को हुआ। तभी नूर महल ने उन औरतों से पूछा, इन्हें जानती हो? औरतों ने कहा, नहीं, हम तो तुम्हारे बाप को जानते हैं। सोचा अकेली हो, बहू बना ले। नूर महल ने कहा, यह घर मेरा है और ये मेरे मियां है। वो औरतें हैरान होकर बोली, ये बूढ़ा? नूर मुस्कुराकर बोली, हां, ये मेरे शौहर है और मुझे इनसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता। अब आप चली जाएं। औरतें चुपचाप लौट गई। सलीम दरवाजे की तरफ गया। उसने कहा, तुमने झूठ क्यों कहा? मैं तुम्हारा मियां नहीं। मैं एक मुरझाया फूल, तुम खिलती हुई कली। मैं बूढ़ा, तुम जवान। तुम अपनी उम्र का कोई तलाश करो। नूर महल ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैंने तुम्हें अपना मान लिया है। ये जवानी तुम्हारे नाम है। अब ये बातें दोबारा मत कहना। और फिर उन दोनों का निकाह हुआ। नूर महल अब एक ऐसे शौहर के साथ जिंदगी बसर कर रही थी जो उसे इज्जत देता था, मोहब्बत करता था और हिफाजत करता था। और सलीम को मिल गई थी एक हसीन वफादार बीवी और साथ में एक घर भी। तो दोस्तों, ये थी नूर महल की दास्तान। अगर आपको यह किस्सा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व लाइक और बेल आइकन दबाना न भूलिए।